नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक विमा की यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो पाठ्यपुस्तक है उसके सभी टॉपिक्स को कवर किया है। आप पहले टॉपिक्स हैं, अब तक के जो टॉपिक्स हैं उनको आप देखें, समझें, ताकि ये टॉपिक भी आपको समझ में आए और उससे आगे वाले टॉपिक और चैप्टर भी आपको बेटर तरीके से समझ में आए। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें यदि आप एक टॉपिक छोड़ देते हैं और अगले वाले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको फिजिक्स बेटर तरीके से समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि मैं इस टॉपिक की बात करूं कि यदि हमारे को विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझनी है तो हमें बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना होगा। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे, उसको हमने पढ़ा दिया है। उस टॉपिक को आप क्लियर करें, फिर यहाँ पर आए ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो, द्विध्रुव, सबसे पहले ये जो वर्ड है द्विध्रुव, इसको हम समझ लेते हैं कि द्विध्रुव का मतलब क्या है। तो देखिए, द्विध्रुव का मतलब है, द्वि का मतलब है दो और यहां पर ध्रुव, तो ध्रुवों का एक निकाय होगा। विद्युत का मतलब है आवेशों का, विद्युत यहां पर रिलेटेड है आवेश से। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय होता है। इसको थोड़ा सा हम वेल डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से परिभाषित करते हैं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश मौजूद हो। दो आवेश होंगे, दोनों का परिमाण समान होगा, उनका मान समान होगा, हालांकि प्रकृति एक दूसरे की विपरीत होगी। एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा उतने ही मान का नेगेटिव आवेश होगा। और यदि दोनों कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर मौजूद होते हैं तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्लियर? पहले मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं कि ये जैसे हमारे पास में एक धनावेश है, ठीक है, ये हमारे पास में एक ऋणावेश है और दोनों के बीच में अल्प डिस्टेंस है, तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को क्या कहा जाएगा? एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है और दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, ठीक है। तो इस निकाय को भी हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। क्लियर? केंद्र से इन आवेशों की डिस्टेंस को हम मोस्टली ऐसे पुट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a होगी। मध्य बिंदु को हम विद्युत द्विध्रुव का केंद्र भी कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र भी। एग्जाम्पल लेते हैं, यह तो दिखाने का तरीका हो गया है। एग्जाम्पल की बात करूं विद्युत द्विध्रुव की, तो एग्जाम्पल हमारे पास में है HCl। ये HCl एक अणु है, ये इसका एग्जाम्पल है। NaCl, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। AgNO3, AgNO3 ये भी किसी विद्युत द्विध्रुव का ही एग्जाम्पल है। कैसे हैं?
HCl में एक्चुअल में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु आयन के रूप में मौजूद होते हैं। इसे आप समझें, ये हमारे पास में है HCl अणु, ये एक्चुअल में इस तरीके से इनके बीच में बंद होता है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है H+ और Cl- के रूप में। इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। तो ये इसी की भांति है, ये धनावेश हो गया, यहां पर क्या हो गया है, ये एक धनावेश और ये एक यहां पर ऋणावेश, और ये अल्प दूरी पर मौजूद होते हैं। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की इनके बीच की दूरी होती है। ये लगभग मैंने लिख दिया है। तो इनके बीच की दूरी है वो भी अल्प होती है। तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखो मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि दो आवेशों का ऐसा निकाय, दो आवेशों का ऐसा निकाय, दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण, परिमाण उनका होगा समान, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तो देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव है उसी से ही इसको हम परिभाषित करने वाले हैं। ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। मैं नेगेटिव चार्ज इधर ले लेता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज हम इधर ले लेते हैं, दोनों अल्प दूरी पर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया है विद्युत द्विध्रुव। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, -Q +Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम दिखा देते हैं। ये इसका केंद्र है O, और इनके बीच की डिस्टेंस को, ये A है, यहाँ से यहाँ तक ये A है, और टोटल हमारे पास में है 2A, टोटल हमारे पास में है 2A। ठीक है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं, दोनों में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर करें कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश राशि होती है, सब कुछ पुट करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहले मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के किसी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, मध्य की दूरी के गुणनफल को
गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई है। देखो, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। छोटा P है भाई, इसको लिखने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। छोटा P से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब P है एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। यदि सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, दिशा किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। इसकी जो डेफिनेशन हमने दी है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फिर फॉर्मूले से हमारे पास में क्या है, इसके मात्रक विमा भी आ जाएंगे। चलिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, जैसे ये हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं। एक आवेश है माइनस में Q, दूसरा है प्लस में Q, और यहां से इनकी यदि मैं डायरेक्शन होगी माइनस वाले से प्लस वाले आवेश की ओर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किससे लिखा जाएगा? P बराबर दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल से। ये सदिश है, इस कारण से इसके ऊपर भी एरो का निशान लगाएंगे। ये सदिश हो गया, इधर भी ये सदिश के रूप में हो गया। तो ये हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ चुका है। P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a वेक्टर हमें सूत्र मिल चुका है। अब बात करेंगे यहां पर इसके मात्रक और विमा की। तो यहां पर आप देखेंगे P का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक, P का मात्रक Q इंटू 2a का मात्रक। Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। 2a यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा, कूलाम इंटू मीटर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं यहां पर P की विमा, P की विमा। तो P की विमा क्या होगी? Q इंटू 2a की विमा, Q इंटू 2a की विमा। Q यहाँ पर आवेश है और आवेश की विमा होती है A1 T1। 2a यहाँ पर दूरी है जिसकी विमा होगी L1। तो फाइनली जो इसकी विमा होगी वो आएगी m की घात 0, l की घात 1, t की घात 1, a की घात 1। ये इसकी विमा आ जाएगी। यदि सूत्र आ जाता है तो फिर मात्रक विमा में कोई दिक्कत नहीं होती, मात्रक विमा आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर निरक्ष पर देखेंगे। सबसे पहले अक्ष पर देख ले। चलिए, जैसे ये हमारे पास में आवेशों का निकाय है, मैंने यहाँ पर आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा ली है। ज्यादा क्यों ली है भाई? ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। वैसे आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम ही होती है,
चलिए इसको कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रखते, दोबारा मैं थोड़ी कम डिस्टेंस ले लेता हूं। ये हमारे पास में आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये इधर हमारे पास में है धनात्मक आवेश, सॉरी इधर हम लेंगे धनात्मक आवेश, यहाँ लेंगे ऋणात्मक आवेश। ये माइनस में क्यू है, ये प्लस में क्यू है, ये दोनों के बीच का केंद्र ओ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है ए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी है ए। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। अब इसके केंद्र से और इसकी अक्ष पर, अक्ष होगी इधर, दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा उसकी अक्ष होगी कि माइनस वाला प्लस वाला, इस यदि लाइन को हम आगे बढ़ाएं इस तरीके से तो वो इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो इसकी अक्ष के ऊपर हम कोई बिंदु P लेंगे जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो देखिए बिंदु P कहाँ मौजूद है, इसकी अक्ष पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है। यह बिंदु P जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसकी अक्ष पर ही मौजूद है बिंदु P जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मौजूद है। देखो ये हमें लेकर चलना है कि हम इसमें एक लाइन पुट करेंगे कि माना हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉजिटिव चार्ज के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेशों के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए यहां से नेगेटिव वाले आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और पॉजिटिव वाले आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों निकाल दें। देखो जो धनात्मक आवेश है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो तो होगा, यहाँ इस धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा दूर की ओर। देखो हमने विद्युत क्षेत्र वाला जब टॉपिक पढ़ाया तो वहां पर बताया कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो धनावेश से तो होती है दूर की ओर और ऋणावेश की होती है पास की ओर। यदि यहाँ पर धनावेश है तो उससे होगी दूर, यदि यहाँ पर ऋणावेश है तो उसके पास की ओर होती है। तो ये यहाँ पर धनावेश है तो इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी दूर की ओर। मैं यदि ऋणावेश के कारण से इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो वो होगी ऋणावेश के पास की ओर और उसको मैं लिख रहा हूं E2 से। यदि इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम देखना चाहें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस का पता होना आवश्यक है। ये वाली डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रह जाएगी R माइनस A। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये वाली डिस्टेंस R है, ये A है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी R प्लस A, R प्लस A। ओके, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम ऋणावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या मैं सीधा ही लिख देता हूं प्लस Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं E1 से। जो अब मैं देखो आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि ये यदि हमारे पास में यहाँ पर प्लस Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने आपको बताई थी KQ बट्टे में R स्क्वायर, KQ बट्टे में R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा KQ बट्टे में R स्क्वायर। अब देखो यहाँ से प्लस Q से P की जो डिस्टेंस है वो R माइनस A है, तो बट्टे में आएगा R माइनस A का स्क्वायर, और इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसे हम दे देते हैं। इसी प्रकार से माइनस Q के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E2 बराबर
के क्यू आवेश का परिमाण हमने रख दिया। अब देखिए नेगेटिव वाले आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो है r प्लस ए, आर प्लस ए, तो r प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि ये समझ में आ जाती है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल जाएगी। P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखें P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, P पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? E1 उस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिख रहे हैं। अब भाई दोनों में से कौन सा बड़ा है, उस डायरेक्शन में परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। जो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है उस डायरेक्शन में होगी। बड़े वाले में से छोटा घटकर उसका परिणामी रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखिए यहां से E1 और E2 इन दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में के क्यू है। यहाँ पर r माइनस ए के स्क्वायर का भाग लग रहा है, यहाँ पर r प्लस ए के स्क्वायर का भाग लग रहा है। छोटी राशि का भाग लग रहा है, मान बड़ा आएगा। बड़ी राशि का भाग लग रहा है, मान छोटा आएगा। तो यहाँ पर E1 बड़ा है, E2 छोटा है और परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 की डायरेक्शन में होगा। E1 में से E2 घटा देंगे, उसका परिणामी मान आ जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर ये आएगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 आएगी। E1 माइनस E2, चलिए वैल्यू रख दीजिए, इन दोनों का मान रख देंगे हम। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू बट्टे में r माइनस ए का, r माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू बट्टे में r प्लस ए का स्क्वायर, ये आ गया। ये हमें मिल चुका है। देखें तो फिर आगे E बराबर के क्यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा। दोनों में से के क्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या रह गया हमारे पास में, r माइनस एक का स्क्वायर माइनस 1 में r प्लस एक का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। यहां से आप ध्यान देंगे इसका एलसीएम आ जाएगा r माइनस एक का स्क्वायर, r प्लस एक का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा r प्लस एक का स्क्वायर माइनस r माइनस एक का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, E बराबर के क्यू, कोड पर आप ध्यान रखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r(a), फिर ये नेगेटिव साइन है, इसको स्क्वायर खोल दीजिए तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2r(a), ये आ जाएगा। बट्टे में देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r माइनस ए, r प्लस ए, दोनों पर ही स्क्वायर है तो हम एक साथ मजला ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इससे हम आगे क्या लिख सकते हैं, E बराबर के क्यू, यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसको मैं एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r(a), इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस r स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2r(a) आ जाएगा, प्लस का 2r(a). ओके, अब देखो ये r माइनस ए, ये r प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर पड़ा ही है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब देखें आप
क्या रह गया अपने पास में, एक टर्म में यहाँ पर ही लिख देता हूँ, फिर अगले पेज पर हम पुट करेंगे। के क्यू तो पड़ा ही है। अब यहां से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 2RA और 2RA हो जाएगा 4RA, 4RA आ गया। फिर बट्टे में ये वाली राशि पड़ी है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या आया उसको आपको ध्यान में रखना है। ई बराबर हमें मिल चुका है के क्यू 4RA बट्टे में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें हम इसको देखिए क्या करने वाले हैं कि ये जो आर है ना वो ए की तुलना में थोड़ा बड़ा है। आप इसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आर है वो यहाँ से यहाँ तक है और ए है वो छोटा है, तो ए छोटा है आर बड़ा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इससे काफी बड़ा हो जाएगा, इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हम नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां आप ध्यान देंगे, यहां पर आर है वो ए से बड़ा है, अतः क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वेयर। हलता है, हम क्या कर देंगे, परिणाम स्वरूप हम क्या करने वाले हैं, आर स्क्वेयर की तुलना में ए स्क्वेयर को नगण्य मानने पर, ए स्क्वेयर को नगण्य हम मान लेते हैं, नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई बराबर के, अब यहां पर आप ध्यान देंगे Q इंटू 2A इंटू 2 इंटू R बट्टे में आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर। चलिए देखें, आप लोग समझें, के मैंने एचडी लिख दिया, क्यू लिख दिया, 4 को मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया, ए पढ़ाई है आर पढ़ाई है, मैंने इनको आगे पीछे लिखा है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया, हमने ए स्क्वायर को यहाँ पर लिखा ही नहीं। कईयों के दिमाग में यह आती है कि भाई ए स्क्वायर छोटा है, नगण्य मानकर छोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाले ए को क्यों नहीं छोड़ रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम दो राशियों को कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलती है कि कोई राशि छोटी है या बड़ी है। ठीक है, ये यदि मैं बात करूं यहाँ पर इस पेन की, इसका ढक्कन है, ढक्कन छोटा पेन बड़ा। ठीक है, तो पेन और ढक्कन की यदि आप तुलना करेंगे, पेन का केप है वो छोटा रहेगा, पेन बड़ा रह जाएगा। अब यदि मैं मेरी और इस पेन के बीच में तुलना करूं तो मैं बड़ा, पेन छोटा हो जाएगा। तो दो को कंपेयर करते हैं तब छोटे बड़े का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमने इन दो को कंपेयर किया है और इन दो के कंपैरिजन में ए स्क्वायर छोटा है, इसलिए यहां वाले ए को ही आप नगण्य मानकर छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले ए को नहीं मानेंगे। फिर देखें, हम यहां से के 2 इसको हम लिख देंगे P। अभी अभी इसी वीडियो में हमने देखा P बराबर होता है Q इंटू 2A, P बराबर Q इंटू 2A, तो इसी को ही हम यहाँ पर यूज में लेना, Q इंटू 2A की जगह हमने लिख दिया P। R की घात बट्टे में हो जाएगी यहाँ पर 4, 4 में से एक घात कट जाएगी, एक घात हमारे पास में रहने वाली है, तो E बराबर हमें देखिए क्या मिलने वाला है, K 2P बट्टे में R क्यूब, K 2P बट्टे में R क्यूब, ये हमें इसका फाइनल जो सूत्र है वो मिलने वाला है, K 2P अपॉन R क्यूब, K 2P अपॉन R क्यूब। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है।
तो यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके केंद्र से जो अभिष्ट दूरी है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, r³ के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कई बार एग्जाम्स में ये से पूछ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी। ओके, तो ये तो था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्यंजक। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अपन को विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष समझनी होगी। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव निर्मित करेंगे, उसकी निरक्ष समझेंगे, फिर देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है धनात्मक आवेश प्लस Q, और इससे कुछ दूरी पर ये हमारे पास में है ऋणात्मक आवेश माइनस Q। ठीक है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु और उससे ठीक लंबवत दूरी, ठीक 90 डिग्री के कोण से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो उसकी निरक्ष कहलाती है। देखिए ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है O, और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं निरक्ष। और निरक्ष से इसके केंद्र से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो एक बार इसको समझ ले, निरक्ष क्या चीज है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखीय बिंदु भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के विषुवत रेखीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। चलिए, यह है विद्युत द्विध्रुव, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो तो कहलाती है अक्ष, उस अक्ष के लंबवत होती है निरक्ष। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से तथा अक्ष के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा है वो है निरक्ष विषुवत रेखा, इसके लिए विषुवत रेखा है वो। ठीक है, तो यहां पर पहले हम देखेंगे प्लस Q के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देख लेते हैं। इस वाले आवेश के कारण से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, इस वाले आवेश के कारण से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो देखिए धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होता है दूर की ओर, धनावेश के कारण से तो क्या होता है, दूर की ओर होता है। चलिए दोबारा बनाएंगे इसी डायरेक्शन में, ये होगा दूर की ओर, और इस विद्युत क्षेत्र को हम लिख रहे हैं E1 से। धनावेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, और वो होगा इससे दूर की ओर, ऊपर की ओर, इस बिल्कुल ऊपर की ओर नहीं है, इससे दूर की ओर होगा। ठीक है, फिर माइनस Q वाले आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके पास की ओर, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2। ठीक है, एक बार E1 और E2 का मान हम यहां पर निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है A, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी है A, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है R। तो ये हमारे पास में इस त्रिभुज का कर्ण हो गया है, क्योंकि इस बिंदु आवेश के कारण से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अपन को दूरी का पता होना चाहिए कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये अपन को ज्ञात होना चाहिए। तो ये A है, ये R है, तो ये कितने होगी,
एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के रूट के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के इक्वल होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये वाली डिस्टेंस भी सेम रहेगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं E1 से, देखिए के क्यू बट्टे में दूरी का वर्ग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये वाली है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। एक एक वर्ड्स पर आप ध्यान देंगे, डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और यहां पर आती है डिस्टेंस का वर्ग, तो इस रूट वाली राशि का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, देन यहां पर मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा समीकरण 1। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं E2 से, जो कि क्या होगी के क्यू बट्टे में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम ही रहने वाली है, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान पूर्वक देख ले, में अच्छे से देखें, अच्छे से देखेंगे तो आपके पास में कुछ रिजल्ट्स बाहर निकलेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का जो परिमाण है वो समान है, दोनों का जो मान है वो सेम है, ये वाला मान और ये वाला मान सेम है। आप देखिए दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब है कि इनका परिमाण समान है, जबकि डायरेक्शन अलग अलग है। E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है। इसके लिए हम इसका घटकों में वियोजन करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, घटकों में वियोजन करेंगे। घटकों में वियोजन करने के लिए ये वाला एंगल है वो मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए घटकों में वियोजन करने हेतु हमें एक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन तो ऐसे है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है और इनके बीच में ये एक ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ये थीटा ये थीटा। यहां तक डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए दोबारा अलग से डायग्राम बनाकर इसको मैं घटकों में वियोजित करके आपको बताता हूं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। ये हमारे पास में यहां पर यह बिंदु P, यहां पर बिंदु P मौजूद है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये वाला जो मान है वो है E1 और ये वाला जो मान है वो है E2। अब इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जिधर थीटा लगा होगा, जिधर थीटा लगा होता है उधर cos थीटा लगता है, ठीक है, और उसके लंबवत वाला जो घटक होता है उसमें sin थीटा लगता है, ठीक है। तो यहां से ये तो हो जाएगा E1 cos थीटा और ये वाला जो घटक है ये हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। इसी प्रकार से इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो तो हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो होगा E2 sin थीटा। ये घटकों में वियोजन हो गया है। अब इसको आगे भी समझें, घटकों में वियोजन होने के बाद में भी देखो क्या है कि E1 और E2 दोनों का परिमाण समान है, इनका जो मान है वो बिल्कुल सेम है, वो हमने यहां पर ही बता दिया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे दे, तो समीकरण 3 दे दीजिए, समीकरण 3 में ही क्लियर कर दिया। E1 और E2 का मान समान है,
तो यहाँ पर भी इसके साथ में साइन थीटा लगा है, यहाँ पर भी साइन थीटा लगा है। इसकी डायरेक्शन है ऊपर, इसकी डायरेक्शन है नीचे। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण से दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते। ये लैंग्वेज में यहाँ पुट नहीं करवा रहा, बट आपको हमारे नोट्स में ये लैंग्वेज पुट की हुई मिल जाएगी। अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे नोट्स को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको दोनों को साथ में यूज में लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण से दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ऊपर और नीचे वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा, कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। फिर ध्यान दे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों का मान समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। सॉरी दोबारा देखें, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों का परिमाण समान है और डायरेक्शन एक ही होने के कारण से आपस में जुड़ जाती है। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के योग के बराबर होगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E से पुट कर रहा हूं। देखो इन दोनों के योग के बराबर होगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों के योग के बराबर होगी। E1 और E2 दोनों का परिमाण समान है, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा 2। E1 का मान है समीकरण 1 से देख लीजिए, के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये आ गया। कोस थीटा का मान देखें, कोस थीटा का मान हम यहां से लिखेंगे इस ट्राइंगल की सहायता से। कोस थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, आधार बट्टे में कर्ण होता है, आधार बटे व कर्ण। तो यहां पर आप ध्यान दें, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये बच गया आधार, तो आधार तो यहाँ पर है ए और कर्ण यहाँ पर है हमारे पास में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, आर स्क्वेयर प्लस अरे हट गया, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, रूट का मतलब इसकी घात आ गई है 1/2। चलिए कोस थीटा की वैल्यू यहां से रख देते हैं, क्या है हमारे पास में ए बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की घात 1/2। तो ई बराबर हमें क्या मिल चुका है, के क्यू इंटू 2a बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की घात आ गई है 3/2। अब देखिए इस q इंटू 2a को हम p लिख देंगे और यहाँ पर भी आर स्क्वेयर की तुलना में ए स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, E बराबर के क्यू इंटू 2a बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की घात आ गई है 3/2। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम क्या जानते हैं, Q इंटू 2a बराबर जानते हैं P, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, अब एक तो ये हमने पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में के पी बट्टे में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की घात आ गई है 3/2। अब देखें आर है वो बड़ा है ए से, तो आर स्क्वेयर है वो काफी
बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, अतः आर स्क्वायर को हम ए स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे। आर स्क्वायर को गलत कर दिया हमने, ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर या नगण्य मानने पर छोड़ देंगे। हम इसको छोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई बराबर कितना मिल रहा है, के पी बट्टे में। देखो यहां से इस ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की घात आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के पी बट्टे में आर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास में के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है के पी अपॉन आर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब। ये हमें मिल चुका है। देखो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, ई अक्ष पर हमें मिली थी के 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। ई निरक्ष पर कितनी मिली है, निरक्ष पर हमें मिली है के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यदि इन दोनों को कंपेयर करें हम तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ठीक, दुगुनी होती है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। कंपटीशन एग्जाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैद्युत विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ठीक दुगुनी होती है, और वैद्युत विध्रुव के कारण से अक्ष या निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।